सर जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू करते हैं वो जी है या जी इफेक्टिव? वो जी का वैल्यू है। अच्छा और सर और वो भी हर जगह सेम हाँ, नहीं होता क्योंकि यार तो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है ना, तो वो एक एवरेज वैल्यू है। हाँ सर। और सर ये सर हम जो ये मेथड कर रहे हैं इक्वेटर में कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वो सब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट में ले 180 डिग्री का एंगल हो रहा है। हुँ। तो सर टेंजेंशियली नहीं होना चाहिए वो फोर्स रोटेशन के लिए? नहीं, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कैसे है? जो सर्कल होता है, जैसे पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटपुट होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या हो सर रहा है कि अर्थ का ये रोटेशन है, तो जो पार्टिकल यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट लोगे तो ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है। हाँ सर। तो इस सर्कल तो का सेंटर एक्सिस पे है। हाँ। सर सर पर अगर हम सोचे कि विजुअलाइज करें कि अर्थ घूम रहा है तो सर इक्वेटर में फोर्स टेंजेंशियली नहीं होगा क्योंकि सर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। नहीं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन से क्या होगा? उसका सर्कल के रेडियली आउटपुट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हर एक पार्टिकल तो जो सर्कल में घूम रहा है, इसको आप ऐसे समझिए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की तरह। तो हर एक पॉइंट जो सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से घूम रहा है ताकि हर एक पार्टिकल का जो सर्कल का सेंटर होगा वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आना चाहिए। हाँ सर तो इस डायग्राम में वो फोर्स इनटू द स्क्रीन नहीं होगा? नहीं, इनटू द स्क्रीन होगा, रेडियली आउटपुट होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे यहाँ पे लिखोगे तो इधर, यहाँ पे लिखोगे तो इधर, ऐसे रेडियली आउटपुट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ही रेडियली आउटपुट है सर्कल से। डायरेक्शन याद है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा रेडियली आउटपुट है। टेंजेंशियल टू द सर्कल तो नहीं है। इनटू द स्क्रीन कर देंगे तो इसका मतलब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टेंजेंशियल तो नहीं लगता है। नहीं सर पर इस डायग्राम में तो अर्थ तो वैसे तो नहीं घूम रहा है ना? ऐसे ही तो घूम रहा है, अपने एक्सिस अ, के अबाउट तो घूम रहा है। हाँ सर। हाँ। तो इस तरफ तो ये सर्कल तो यही वाला बना, ऊपर से देखोगे तो ऐसा सर्कल है। हाँ सर। हाँ, तो ये जो सर्कल है, सर्कल के तो रेडियली आउटपुट ही तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो नहीं होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर टेंजेंशियल मतलब बोला जाता है टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, टेंजेंशियल टू सरफेस ऑफ अर्थ मतलब ये सर्कल का भी टेंजेंट हो गया ना। हाँ सर। तो सर्कल के टेंजेंट कहाँ लगता है? सर 3 डायमेंशनल में देखें तो वैसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा क्यों होगा? थ्री डायमेंशन में भी सर्कल देखो कौन सा है, सर्कल तो यही वाला है। हाँ, हाँ सर। तो सर्कल के रेडियली आउटपुट। तो सर मतलब अगर जी का वैल्यू नहीं होता तो हम रेडियल आउटपुट पुश हो जाते? हाँ, रेडियली आउटपुट पूछ जाते हैं। अच्छा। रोटेशन की वजह से आप ऐसे सरफेस से ऊपर चले जाते हैं। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था, ये बनाए थे ये क्वेश्चन। सर हाँ। सर जो सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी वाला क्वेश्चन कितने नंबर पे बोलिए ये? हाँ बोलो। हाँ सर बोल रहे हैं सर, क्वेश्चन इसके बाद वाला साइड। हाँ, सर यहाँ पे पार्ट 1 में G2 का डायरेक्शन C1 C2 कैप नहीं होगा? रिमोट पोर्शन के लिए लिख रहे हैं हम लोग C1 पॉइंट, हाँ C1 C2 है ये, C1 C2 कैप। ठीक है, C1 C2 का। हाँ सर। और सर एक हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 क्यों होता है? हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे उसको ऐसे गॉस लॉ से कर सकते हो। गॉस लॉ को क्या बताया कि एक हॉलो स्फीयर है अगर, ठीक है, तो अगर मेरे को किसी पॉइंट इनसाइड पे निकालना है एक फील्ड का वैल्यू, तो अगर मैं क्लोज सरफेस यहाँ पे बनाऊँ तो इसके अंदर कितना मास इंक्लूड है? 0। तो मास इंक्लूड नहीं है तो कोई फील्ड भी नहीं आएगा। ठीक है सर। और कुछ इसमें? नहीं सर ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया फील्ड का कंसेप्ट। ये क्वेश्चन अगर ट्राई नहीं किया तो इसको करना एक बार ट्राई, मैं इसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ आपको। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आप करोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, सब में ये एनर्जी का कंसेप्ट आएगा। एक कंसेप्ट हो गया हमारे पास वर्क, वर्क कैसे मिलेगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, उसके लिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू मालूम है। फोर्स कैसे मिलेगा, मास इनटू फील्ड है ना, फील्ड का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 2 दिन से। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ ये सर। हम लोगों ने वर्क एनर्जी चैप्टर में किया था, हाँ सर। कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमको ये मालूम है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये मालूम है हमको। तो इसका यूज करेंगे हम लोग। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गया, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से डिफाइन किया था वर्क डन को। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है कि कोई भी एक सिस्टम को बनाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है। सिस्टम अपने आप फॉर्म नहीं होता, उसको फॉर्म करने के लिए भी हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम, एसोसिएटेड विद द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है। जब मैं कॉन्फिगरेशन का बात कर रहा हूं तो मैं एक सिंगल पार्टिकल का तो बात नहीं कर सकता। एक सिंगल पार्टिकल का तो कोई कॉन्फिगरेशन होगा नहीं, तो कम से कम 2 पार्टिकल चाहिए। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा पार्टिकल्स चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी मतलब ये एनर्जी तभी आएगा जब 2 पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन होगा। इसका मतलब अगर पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट है तब उस टाइम पे क्या कोई भी इंटरैक्शन है उन दोनों के बीच? इंटरैक्शन मतलब क्या? पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे होगा? नहीं सर। नहीं लगाएगा, तो उस टाइम पे कोई इंटरैक्शन एनर्जी भी नहीं होगा। तो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर 2 पार्टिकल्स है तो उनके बीच में फोर्सेस लगेगा, एक इंटरैक्शन है उनके बीच में, तो वही इंटरैक्शन एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब याद है पोटेंशियल एनर्जी आता कैसे है कि कोई भी वर्क जब हम सिस्टम पे करते हैं और अगर बहुत स्लोली हम लोग वर्क करें तो क्या वो पूरा का पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है सिस्टम में? हाँ सर। है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का ये मेथड था। स्लोली वर्क क्यों करना है? ताकि हम चाहते हैं कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं उसका कोई भी पोर्शन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कैसे इसको फॉर्मुलेट हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि एक पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास है m1 और इस पार्टिकल को मैंने यहाँ पे फिक्स करके रखा है, मैं नहीं चाहता ये पार्टिकल मूव करे। ठीक है, एक और पार्टिकल है यहाँ पर एट लेट अस से दिस पार्टिकल इज m2 और इस पार्टिकल का जो सेपरेशन है यहाँ पर इन दोनों के बीच में दैट सेपरेशन इज लेट अस से r1। अब अगर मैं m2 को यहाँ पे रिलीज कर दूं तो क्या होगा? टुवर्ड्स m1 मूव कर जाएगा, एक्सेलरेट करेगा और m1 की तरफ चला जाएगा। एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि मैं सिस्टम का कॉन्फिगरेशन चेंज करना चाहता हूँ। एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन में है ये सिस्टम, 2 पार्टिकल है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r1, ये इसका इनिशियल कॉन्फिगरेशन है। मैं चाहता हूँ कि m2 को स्लोली मूव करके यहाँ पर लेके आया जाए। ठीक है, और फाइनली जो सेपरेशन करते हैं हम लोग m1 m2 के बीच में, दिस फाइनल सेपरेशन बिकम्स r2। ठीक है, सो दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन ऑफ m2।
एंड दिस इज अवर फाइनल पोजीशन ऑफ m2। बट हम ये नहीं चाहते कि m2 के पास कोई काइनेटिक एनर्जी लेके आए हम लोग। तो हम यहाँ पे हमारा एम क्या है, कीपिंग m1 फिक्स्ड, आई वांट टू स्लोली मूव द पार्टिकल m2 फ्रॉम सम इनिशियल कॉन्फिगरेशन फ्रॉम लेट अस से डिस्टेंस r1 टू अ डिस्टेंस r2, स्लोली मूव करना है। तो कितना वर्क हमको करना पड़ेगा ये हमको देखना है। वही वर्क डन यहाँ पे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज में चला जाएगा। ठीक है यार, यहाँ तक हाँ सर, क्या पार्टिकल m2 पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा m2 पे, क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल है, क्योंकि हमको पता है 1/r² का फंक्शन होता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा। तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे? जब वेरिएबल फोर्स होता है तो क्या किसी जनरल पोजीशन पे पहले देखेंगे और फिर जनरल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे dr। ठीक है, तो m1 को फिक्स हमने कर रखा है, तो m1 के रेस्पेक्ट में मैं m2 का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा। तो इसका मतलब कि जो यूनिट वेक्टर होगा r कैप, क्या वो इस डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे हम लोग? हमेशा r कैप को कैसे डिफाइन करोगे? जैसे कि एक पार्टिकल है तो आप इस पार्टिकल की वजह से फील्ड लिखना चाहते हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। और इसके अलॉन्ग रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। हाँ सर। ठीक है, अगर एक स्फीयर है हमारे पास तो स्फीयर के सेंटर से रेडियली आउटवर्ड होता है r कैप का डायरेक्शन। ठीक है, अगर एक सिलेंडर है हमारे पास तो क्या इसका एक्सिस से r कैप होता है, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड। हाँ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि r कैप कैसे हमको डिफाइन करना है। अब देखो इस जनरल पोजीशन पे क्या हो रहा है, जनरल पोजीशन पे लेट अस से दैट दिस जनरल पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द पार्टिकल m1। सो इस पोजीशन पर m2 पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। हाँ सर। ठीक है, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ Fg। तो ये हो गया फोर्स ऑन पार्टिकल m2 ड्यू टू m1। लेकिन हम स्लोली मूव कराना चाहते हैं पार्टिकल m2 को, तो स्लोली मूव करने का मतलब क्या, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए हर इंस्टेंट पे। हाँ सर। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स हम 0 करेंगे तो क्या हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या हमारे पास एम क्या है हमारा, वी वांट टू स्लोली मूव पार्टिकल m2। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोली वर्ड, स्लोली मूव पार्टिकल m2 फ्रॉम r इक्वल टू r1 टू r इक्वल टू r2। ठीक है, तो स्लोली अगर हम मूव करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल m2 मस्ट बी 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स का एडिशन 0 होना चाहिए हर एक इंस्टेंट पे। हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। दो वेक्टर का एडिशन अगर 0 है तो इन दोनों वेक्टर्स के बारे में हम क्या बता सकते हैं, एंटी पैरेलल एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है ये। तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 एट दैट इंस्टेंट। दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेट वर्क डन m2 पे, m1 पे तो कुछ हो नहीं रहा, m1 तो फिक्स है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कोई वर्क भी नहीं होगा। लेकिन m2 के लिए हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही दो फोर्सेस और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है m2 पे। हाँ सर। और हम स्लोली मूव करा रहे हैं तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। हाँ सर। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हाँ सर। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच मींस इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। लिख सकते हैं कैसा, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया क्या ये चीज यहाँ तक? सो Fg फोर्स किस पे देखेंगे, जिस पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। ठीक है, उस पे देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है। ऑब्वियसली दोनों में एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। तो कभी भी आपको ऑप्शन में अगर -2 जूल्स मिलता है तो एक ऑप्शन +2 जूल्स का डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, मतलब आप साइन कन्वेंशन को यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमेशा दिया जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि किसका वर्क डन पूछ रहा है। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था या ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हाँ सर। तो अगर एक पार्टिकल इस m2 का मैं एक जनरल पोजीशन पे यहाँ पे देख रहा हूँ, जब m2 यहाँ पे r डिस्टेंस पर है, तो इस टाइम पर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये फोर्स ऑब्वियसली एक वेरिएबल फोर्स है, 1/r² का फंक्शन है। तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसका कराया मैंने dr। ठीक है, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया, dw लिखते हैं इसको। ठीक है, सो dw विल बी इक्वल टू, देखो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आप करा रहे हो राइट की तरफ, तो क्या ये वर्क डन नेगेटिव है। हाँ सर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ Fg इनटू dr, ये होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो हाँ, Fg का वैल्यू कितना हो गया इस इंस्टेंट पे, g m1 m2 बाई r² इनटू dr। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो दिस इज यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, तो टोटल वर्क डन हो गया इंटीग्रल ऑफ g m1 m2 इनटू dr बाय r²। देखो ये स्टेप समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, सो फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन r1 से हम इसका पोजीशन r2 तक लेके जाना चाहते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू g m1 m2 तो कॉमन आ गया बाहर, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dr बाय r²। मतलब क्या ये 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस ऑफ अगेन माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय r1। देखो सेम चीज लिखा हमने, थोड़ा सा चेंज करके लिखा इक्वेशन को। ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करके बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस टर्म रिप्रेजेंट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल जैसा इक्वेशन आ रहा है, R2 फाइनल सेपरेशन था है ना। हाँ तो सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का इस तरीके का फॉर्म होना चाहिए, माइनस g m1 m2 बाय r, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का भी इसी टाइप का सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये चीज याद है कि जब आप मान लो कि मैकेनिक्स में करते थे कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है मास का ग्राउंड पे, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं h हाइट ऊपर ले जाऊं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है, ऐसा पढ़े थे क्या? हाँ, लेकिन क्या ये तभी होता है जब ग्राउंड पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं? हाँ सर। रेफरेंस से डिफाइन करना जरूरी था क्या? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में याद है बिना रेफरेंस डिफाइन किए आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक रेफरेंस डिफाइन करेंगे। मेरे को इक्वेशन दिख रहा है कि 1/r जैसा फंक्शन आ रहा है, तो बताओ कहाँ रेफरेंस लिया जा सकता है? हाँ, इंफिनिटी। इन्फिनिटी पे ले सकते हैं हम लोग। तो हम ये बोल सकते हैं कि u at r equal to infinity can be taken as 0 which will be our reference value, this will be our reference value। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, मतलब कि इनिशियली पार्टिकल्स इनफाइनाइटली दूर है। ठीक है, सो इनिशियली
particles are infinitely apart and they are slowly moved such that the final separation between them becomes स्मॉल आर। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि पार्टिकल्स इनिशियली उनके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट था, उसको हम स्लोली मूव करा रहे हैं, मतलब हम कॉन्फिगरेशन चेंज कर रहे हैं सिस्टम का, और फाइनली मैंने क्या कर दिया, एक आर सेपरेशन पे लाके रख दिया सिस्टम को। तो इसका मतलब कितना चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास, वो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा? हाँ हो सर। जाएगा क्या? मतलब पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर कैन बी गिवन एज, देखो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, ये होगा, और इनिशियल वैल्यू तो जीरो हो गया, ये होगा ना? हाँ सर। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस जी m1 m2 बाई आर, कंसीडरिंग द रेफरेंस टू बी जीरो एट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी दूर है तब हमने रेफरेंस वैल्यू अगर जीरो ले रखा है, तब उस टाइम पर जो r कॉन्फिगरेशन बनाने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा सिस्टम में, दैट इज माइनस जी m1 m2 बाई आर। समझ में आई ये चीज? तो इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। सो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बोल सकते हो आप, इतना ही वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा, या दिस इज आल्सो द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। एक्सटर्नल एजेंट को वर्क क्यों करना पड़ रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसको वर्क करना पड़ रहा है। क्लियर है ये चीज, समझ में आता है? तो ध्यान रखना, टू पार्टिकल सिस्टम का डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली इसको यूज करेंगे हम लोग। सर हाँ, सर, कोई भी सिस्टम फॉर्म करने के लिए उसमें वर्क क्यों करना पड़ता है? सिस्टम फॉर्म करने के लिए, क्योंकि आप सिस्टम फॉर्म जब करना चाहते हो तो आप ये नहीं चाहते कि फाइनली पार्टिकल्स मूव करे या कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाए उसके पास। अगर काइनेटिक एनर्जी आके पार्टिकल्स मूव कर रहा है तब उस टाइम पे सिस्टम फॉर्म हुआ नहीं, तब तो सिस्टम चेंज हो रहा है अभी, है ना? तो आप एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन पे लाके रखना चाहते हो, तो आप देखो इस पार्टिकल को स्लोली अगर मैं लेके आऊंगा तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस अगर लगेगा तो एक्सेलरेट करते हुए आएगा, तब तो कॉन्फिगरेशन मूव फॉर्म नहीं बना। कॉन्फिगरेशन मतलब क्या होता है, जैसे पार्टिकल को ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखना है, दैट इज अ कॉन्फिगरेशन, बट अगर पार्टिकल्स मूव ही कर रहा है तब तो कॉन्फिगरेशन बना नहीं। समझ लो बात को? हाँ सर। तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगना जरूरी है, वरना फिर क्या होगा कि पार्टिकल्स एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, उसका कॉन्फिगरेशन चेंज होता रहेगा। तो हम जब स्लोली मूव कर रहे हैं तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, वरना तो पार्टिकल एक्सेलरेट करके आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। सर मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स तो बस एक्सेलरेशन को होने है ना? हाँ, तो ये अब जैसे m1 m2 तो पार्टिकल्स को एक सेपरेशन पे रखना है, तो आप वहाँ पे तो आपको फोर्स लगा के रखना पड़ेगा m1 m2 पे। पार्टिकल को फिक्स करके रखने का मतलब क्या है कि किसी तरह हाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स है वहाँ पे, वरना तो फिर मूव करेगा हाँ पार्टिकल्स। सर। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट यहाँ तक? तो देखो इस पॉइंट पे इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं हम लोग। अगर मेरे को कोई भी कॉन्फिगरेशन बनाना है, मेरे को कॉन्फिगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग रेफरेंस एज जीरो एट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया रेफरेंस। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फाइनल कॉन्फिगरेशन r कैन बी गिवन एज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल f वेक्टर g, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये था ना, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ ठीक है, सर। लेकिन अब इनिशियल हम लोग कहाँ पे ले लिए, इनिशियल इज एट r इक्वल टू इन्फिनिटी, और फाइनली हम कुछ r सेपरेशन पे रखना चाहते हैं पार्टिकल्स को लाके। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये समझो कि किस पे लिखना है फोर्स, जिस पार्टिकल को आप मूव करा रहे हो उस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है। ठीक है, जिस पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं उस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है हमको, यहाँ पर उस पे देखना है कि कितना वर्क हमको एक्सटर्नल एजेंट का करना पड़ रहा है। समझ में आया क्या इक्वेशन? हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मेकिंग दैट कॉन्फिगरेशन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हाँ। हाँ ठीक सर। है, तो आप इसका एक जनरल चाहो तो डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हो कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly changing the configuration of the system. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आप एक नोट करके लिख सकते हो, इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे कि फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस, जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते हो इनफाइनाइट डायमेंशंस का ऑब्जेक्ट का जो अभी तक हम लोगों ने किया है सॉल्व। सर ये एक सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सिलेंडर ले सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, या फिर एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस पोटेंशियल एट r इक्वल टू इन्फिनिटी एट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड जीरो। ठीक है, तो जीरो रेफरेंस आप इन्फिनिटी पे तभी ले सकते हो जब आपके पास एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट हो। अगर इनफाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है तो आप इन्फिनिटी पे जीरो नहीं ले सकते। तो ये हम लोग देखेंगे क्यों नहीं कर सकते, इसमें मैथमेटिकल लिमिटेशन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, कैसे जस्टिफाई किया कि इन्फिनिटी पे हम लोग जीरो ले सकते हैं। वो इस इक्वेशन को, इंटीग्रेशन को देख के हम लोग को पता चल रहा है कि 1/r का फंक्शन है तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस जीरो लिया जा सकता है। लेकिन जब आप इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का डायमेंशन का ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व करोगे तो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आता है, 1/r का एक्सप्रेशन नहीं आता पोटेंशियल एनर्जी का। तो वो हम लोग करेंगे इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है यहाँ पे। हो गया यहाँ तक समझ में? हाँ सर। देखो फिर से इसको दूसरे तरीके से समझो, अगर एक पार्टिकल m1 हमने फिक्स रख दिया कर दिया, हमको एक सिस्टम बनाना है, कॉन्फिगरेशन बनाना है, तो मैं कैसे कॉन्फिगरेशन, मैं क्या कॉन्फिगरेशन बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पार्टिकल m2 को हम लोग रख दें यहाँ पे स्मॉल r का सेपरेशन पे। सो दिस इज अ पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन, ये कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, तो ये कॉन्फिगरेशन कैसे बना सकते हैं, m1 पहले हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम m2 को धीरे धीरे इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट पे रख रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से m2 को मूव करा के हम पॉइंट p पे लाके रख रहे हैं, तो क्या हमारे पास एक सिस्टम बन गया, कॉन्फिगरेशन बन गया। हाँ सर। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे हम लोग इसको स्लोली, तब क्या होगा, जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे तब उस टाइम पर देखो m1 की वजह से तो एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, m1 अपना चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करके रखा है कि नहीं, m1 एक फील्ड क्रिएट करके रखा है ना। तो ये फील्ड में आपको इस m2 पार्टिकल को आप मूव करा के लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड में m2 पे एक फोर्स लग रहा है, ये वही वाला फोर्स है यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं f g।
हाँ सर। है ना? तो m1 की वजह से एक फील्ड क्रिएटेड है, तो इस फील्ड में जब आप m2 को मूव करा के लेके आ रहे हो तो आपको स्लोली लेके आना है, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आएगा। तो इन्फिनिटी से m2 को लेके आके पॉइंट p पे रखना है, तो कितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा? क्या वही वर्क डन इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलते हैं। मान लो कि अगर मैं एक यूनिट मास को लाके पॉइंट p पे रखूं, ठीक है, मतलब m2 का वैल्यू को अगर मैं 1 यूनिट कर दूं, सो वी कैन से कि अगर एक यूनिट मास को लाके पॉइंट p पे रखना है, देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly bringing a unit mass from infinity to a point p, ठीक है। ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ m1, m1 ने फील्ड क्रिएट किया, इसलिए आपको एक वर्क करना पड़ रहा है एक यूनिट मास को लाने के लिए। सो अब जो हम ये वर्क डन को डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम infinity to point p इज कॉल्ड एज द gravitational potential at point p due to mass m1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? ये स्टेटमेंट को कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया यहाँ पे? देखो, जब मेरे को एक पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निकालना था, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था, तब उस टाइम पे मेथड हम लोग क्या फॉलो कर रहे थे कि अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाए उस पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो पार्टिकल रखा है उस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब पॉइंट पी पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि m1 की वजह से पॉइंट पी पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जी, हाँ है सर। कि नहीं है? तो अगर जी का वैल्यू निकाल लिया जाए, उसको m2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m2 पे एक फोर्स लग जाएगा, एक फोर्स मिल जाएगा हमको ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या ये जो जी है, दिस जी वेक्टर, दिस इज द फील्ड ड्यू टू m1 एट पॉइंट p, तो क्या ये बोल सकते हैं जी वेक्टर दिस इज लाइक एन इन्फॉर्मेशन दैट m1 इज गिविंग टू अस? m1 आपको बता रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, जैसे आप क्लास में बैठे हो या फिर, तो आप कैसे बताओगे कि आप प्रेजेंट हो? अगर मान लो कि मैं नहीं देख रहा हूँ आपकी तरफ, तो आप मेरे को कैसे बताओगे कि आप क्लास में बैठे हो? कुछ तो इन्फॉर्मेशन दोगे ना मेरे को, हाँ। या तो बोल के इन्फॉर्मेशन दोगे या कौन से बेंच में बैठे हो वो बताओगे। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको अपना प्रेजेंस होने के लिए देना पड़ेगा। ये होता है ना, आप जब क्लास में अटेंडेंस होता है बोलते हैं प्रेजेंट, हाँ सर। क्या हो रहा है? टीचर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, अपना प्रेजेंस का एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो वही चीज है, अगर मान लो मैं पॉइंट पी पे जाके खड़ा हो जाऊं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल m1 है यहाँ पे? m1 अपना कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा, उसका फील्ड के कारण है ना? पता तो उसका फील्ड जो है, दैट फील्ड इज लाइक एन इन्फॉर्मेशन जो आपको m1 देता है कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो फील्ड का वैल्यू हमको पता है, डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है ना, 1/r² का फंक्शन था ना। तो आपको ये भी बता रहा है कि मैं आप जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पॉइंट पी पे खड़ा हूँ, तो मेरे से कितना दूर है m1, वो भी तो बता रहा है मेरे को। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन को जब मैं मास m2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को m2 पे लगने वाला फोर्स पता चलता है। तो दिस इज लाइक अ वेक्टर इन्फॉर्मेशन, ये एक वेक्टर इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड को एक वेक्टर फील्ड बोलते हैं। इसी तरीके से पार्टिकल m1 आपको एक स्केलर इन्फॉर्मेशन भी देता है, उसी को हम स्केलर इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू मास m1। सो दिस पोटेंशियल, दिस इज अ स्केलर इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ स्केलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दो तरीके का इन्फॉर्मेशन आप डील कर सकते हो, वेक्टर और एक स्केलर। दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों एक तरह का इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन एक वेक्टर इन्फॉर्मेशन, एक स्केलर इन्फॉर्मेशन है। तो हम निकालते कैसे इसका वैल्यू को? आप देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। इसका मतलब कि सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था? इनिशियल तो हमारे पास 0 हो गया, रेफरेंस पे हम इंफिनिटी पे 0 ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो फाइनली सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो गया? यू फाइनल या फिर यू एट अ कॉन्फिगरेशन स्मॉल r, ये हो गया माइनस ऑफ जी m1 m2 बाई r, ये हो जाएगा, ठीक है। अब m2 का वैल्यू को अगर 1 यूनिट पुट करते तो उसी को पोटेंशियल बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट r, ठीक है, कैपिटल V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट r, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि m2 को 1 पुट करो या फिर पोटेंशियल एनर्जी को मास m2 से डिवाइड करो, ये चीज है, हाँ सर। ठीक है। तो सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे, फील्ड मिल गया था, उसको मास m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। सो दिस फील्ड इज एन इन्फॉर्मेशन जिसका यूज करके आप फोर्स निकाल पा रहे हो। इसी तरीके से पोटेंशियल अगर मालूम है तो उसको मास m2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, हाँ। है ना। तो ये पोटेंशियल इज लाइक एन इन्फॉर्मेशन जिसका यूज करके आप सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कुछ ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा इस तरीके से रियलाइज करने की कोशिश करो कि वरना फिर यही हो जाता है कि पोटेंशियल है क्या वही समझ में नहीं आया। तो ये सब एक्चुअली में ऐसा कुछ, इसका डेफिनेशन यही है, लेकिन ये है क्या चीज? जस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको कोई भी पार्टिकल अपने बारे में बताता है। तो वापस से जनरलाइज करता हूँ इक्वेशन को, देखो कैसे जनरलाइज कर सकते हैं हम लोगों को। क्या पता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सॉरी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट dr वेक्टर, ये हमको मालूम है, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लिख रहे हैं? m1 पे लिख रहे हैं या m2 पे लिख रहे हैं? M2 पे। M2 पे। m2 पे, जिस पार्टिकल को मूव करा के लेके आ रहे हैं उस पे लिख रहे हैं हम लोग। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑन द पार्टिकल व्हिच इज बीइंग मूव्ड, ठीक है, व्हिच इज बीइंग मूव्ड। तो क्या इसका वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा मास m2 इनटू g वेक्टर डॉट dr वेक्टर? m2 इनटू g तो फोर्स होगा ना, हाँ सर। ठीक है। और ये g वेक्टर किसकी वजह से है? m2 या m1? M1 m1 की वजह से फील्ड है। तो ये इक्वेशन पूरा कंप्लीट समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और उसका वैल्यू क्या है? दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास व्हिच इज बीइंग मूव्ड। मतलब m2 को मूव करा रहे हैं हम लोग, या फिर आप m2 का वैल्यू को 1 यूनिट बोल दो, बातें की हो गया ना, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ इंटीग्रल क्या आ गया? g वेक्टर डॉट dr वेक्टर बना सिर्फ, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पोजीशन r, हाँ सर। ठीक है। समझ में आया क्या ये एक्सप्रेशन? हाँ कैसे सर। पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर यहाँ पे जो नोट मैंने लिखा था कि ऑब्जेक्ट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए आप रेफरेंस पोटेंशियल को जीरो कंसीडर नहीं कर सकते इंफिनिटी पे, तो आप देखो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वो भी 1/r का फंक्शन है। तो क्या मैं रेफरेंस पोटेंशियल r इक्वल टू इंफिनिटी पे जीरो कंसीडर कर सकता हूँ फॉर अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट, लेकिन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए कंसीडर नहीं कर सकते रेफरेंस पे पोटेंशियल को भी जीरो? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, इंफिनिटी से आ रहा तभी इंटीग्रेट कर सकते हो जब ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डायमेंशन का हो। अगर फाइनाइट डायमेंशन का नहीं है तो आप इंफिनिटी से आ तक इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंफिनिटी पे आपको फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। देखो आगे पता चलेगा, कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता इंफिनिटी पे फॉर एन इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया तक?
हाँ सर तो हम पोटेंशियल के लिए कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, या फिर आप इसको बोल सकते हो इट इज अ स्केलर फील्ड। इसको भी हम फील्ड बोलते हैं कई बार, लेकिन ये एक स्केलर फील्ड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो कि फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम लोग बात करें, चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ये हो गया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर देखो एक टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखो m1 और यहाँ पर एक पार्टिकल है m2 एट अ डिस्टेंस r। क्या क्या चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी चीज़ पढ़ा सबको समराइज करते हैं। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज p, तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट p, ठीक है, ड्यू टू पार्टिकल m1, क्या ये हमारे पास g m1/r² हो जाएगा? हाँ सर ये होगा। और क्या r कैप इस डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे हम, m1 के लिए हम लोग यहाँ पे फील्ड लिख रहे हैं, तो r वेक्टर भी हम m1 के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा हमारे पास r कैप, सो दिस डायरेक्शन इज माइनस r कैप, ठीक है। सो ये हमने फील्ड लिखा है ड्यू टू m1। अगर मेरे को फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल m2, सो ये जो फील्ड है दिस इज एन इन्फॉर्मेशन दैट m1 हैज गिवन अस एट पॉइंट p, तो फोर्स निकालने के लिए हम m2 को g वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स मिल जाता है, हाँ सर ठीक है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू m1, कितना लिखेंगे इस वैल्यू को? एक पॉइंट मास के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट मास के लिए माइनस gm/r, ठीक है, समझ में आ रही है चीज? हाँ सर माइनस gm1/r, लेकिन ये कब लिखा है हमने, व्हेन पोटेंशियल एट r इक्वल टू इंफिनिटी इज कंसीडर्ड एज 0, दिस इज आवर रेफरेंस वैल्यू। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया जो पार्टिकल m1 हमको दे रहा है। तो अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ऑफ दिस सिस्टम, देन हम m2 को पोटेंशियल एट पॉइंट p पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने का, कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप जिस मास को मूव करा रहे हो उस मास को चेंज इन पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जिस पॉइंट से लेके आ रहे हो जिस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस अगर मैं मास m2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिल जाएगा? हाँ सर ठीक है, तो सिर्फ पोटेंशियल निकालने का खेल है। देखो पोटेंशियल निकालोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिल जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, जिस मास को मूव करा रहे हो उस मास को मल्टीप्लाई कर दो चेंज इन पोटेंशियल से, तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिल गया, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या ये? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर r configuration will be m2 into final potential at position r considering r equal to infinity as 0, so this term is minus of g m1 m2/r हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ध्यान रखना, एक पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r इज माइनस gm1/r, फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gm1 m2/r। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द सिस्टम इज बाउंडेड। जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल नेगेटिव आता है या फिर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आता है हमेशा, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो है बाउंडेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, जैसे प्लैनेट्स के लिए कैलकुलेट करोगे अराउंड द सन, तब उस टाइम पर वो भी एक बाउंडेड सिस्टम है ना। तो वहाँ पे भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आना चाहिए, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, इट इंडिकेट्स अ बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, तो इसका मतलब कि अगर एक से ज्यादा पार्टिकल्स है, लेट अस से m1 m2 m3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आपके पास, एक कलेक्शन है पार्टिकल्स का, ठीक है। और मेरे को इन सारे पार्टिकल्स की वजह से पॉइंट p पे पोटेंशियल लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो हम क्या एक एक पार्टिकल का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को बस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, हाँ सर ठीक है। कोई वेक्टर कोई डायरेक्शन का ध्यान रखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इसीलिए पोटेंशियल वर्ड में इतना इंटरेस्टेड रहते हैं, वरना तो हमारे पास एक वेक्टर इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही था, फिर स्केलर इन्फॉर्मेशन का कोई जरूरत नहीं था हमको। स्केलर इन्फॉर्मेशन इसलिए हमने बनाया कि इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है ना। देखो स्केलर क्वांटिटी है तो सॉल्व करना बहुत ईजी होता है इसको, लेकिन वेक्टर में क्या डायरेक्शन का ध्यान रखो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है इंटीग्रेशन उसका, ठीक है। सो नेट पोटेंशियल अगर आप पॉइंट p पे लिखोगे, सो दैट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल 3 एंड सो ऑन। तो 1 के लिए पोटेंशियल माइनस g m1/r1 हो जाएगा, एक पॉइंट मास है। पार्टिकल 2 के लिए माइनस g m2/r2, और इस तरह से आप इसको और आगे लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद देखो एक छोटा सा वेरिएशन आपसे पूछ सकता है। मान लो कि आपको बोला एक ओरिजिन पे मैं एक पार्टिकल रख दूं जिसका मास है m, तो इसका पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ r अगर मेरे को ड्रॉ करना है। अब ध्यान रखना कि जब हम फील्ड के लिए ऐसा वेरिएशन बना रहे थे, तब याद है फील्ड में हमने डिफाइन किया था कि राइट डायरेक्शन में होगा तो फील्ड को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव लेंगे, है ना। बट क्या पोटेंशियल में कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज तो है नहीं, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या इसमें कोई पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का कोई मतलब होगा कैसा? नहीं सर नहीं सर। नहीं होगा। तो पोटेंशियल कोई भी रेडियल डिस्टेंस आ यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूंगा तो डायरेक्टली माइनस gm/r हो जाएगा, तो हमेशा ही पोटेंशियल नेगेटिव है। लेकिन क्या पार्टिकल के मैं क्लोज जाऊंगा तब क्या पोटेंशियल विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी, r टेंडिंग टू 0 पे पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, हाँ सर और r टेंडिंग टू 0 पे पोटेंशियल हम लोगों ने 0 डिफाइन किया, तो किस तरीके का ग्राफ होना चाहिए? समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन का कुछ नहीं है, यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सर r टेंडिंग टू 0 पे तो अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा? हाँ वही तो इंफिनिटी पे जा रहा है ना ग्राफ, इसलिए पोटेंशियल तो अनडिफाइंड हो गया ना यहाँ पे, वही तो ग्राफ बना है, ठीक है सर। ठीक है। तो बताओ पॉइंट मास की वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है और मिनिमम पोटेंशियल कितना है? सर 0 मिनिमम 0, मैक्सिमम इनफिनिट। सर मैक्सिमम 0 मिनिमम माइनस तो इंफिनिटी। मैक्सिमम 0 मैक्सिमम माइनस 0 है, मिनिमम मिनिमम माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा। मैक्सिमम वैल्यू 0 है, नेगेटिव में है पोटेंशियल हमेशा, तो मैक्सिमम तो 0 होगा ना, और वो कब होगा जब इन्फिनिटी पे आप एक पॉइंट ले रहे हो, हाँ सर। ठीक है। पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल इज 0 व्हिच इज एट इन्फिनिटी फॉर अ ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए तो आप इन्फिनिटी पे 0 डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आ रही चीज? मैक्सिमम पोटेंशियल हमेशा 0 होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट डायमेंशंस। हाँ सर। हो गया ये? एक मिनट। यूनिट क्या होगा पोटेंशियल का? देखो पोटेंशियल का यहाँ पे वैल्यू क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास था ना, हाँ। तो एनर्जी हो गया जूल्स
डिवाइडेड बाय मास हो गया केजी में, अगर ऐसा यूनिट्स में मैं ले रहा हूँ तो जूल्स पर केजी इसको हम बोलते हैं वोल्ट, या फिर यहाँ पर हम लोग वोल्ट वर्ड बहुत कॉमनली यूज नहीं करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको जूल्स पर केजी का डायमेंशन मिलेगा पोटेंशियल का, बट वो डायमेंशनली वोल्ट के इक्वल ही है। सर हाँ। ग्राफ कैसे एक बार ब्रीफ कर देंगे सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम 1 बाई आर का फंक्शन है, तो y इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट बाई x कैसा ग्राफ बनेगा, x इन्फिनिटी पे 0 और x 0 पे माइनस इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल का भी तो ऐसे ही फंक्शन है। हां सर वो सर सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर क्यों हो रहा है सर? तो हमेशा तो नेगेटिव है, y का वैल्यू कोई पॉजिटिव आएगा क्या? अच्छा सर y नेगेटिव, हां यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं अगर एक डिस्टेंस ले रहा हूँ ये 1 मीटर का है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस -1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस 1 मीटर ही है, किसी भी तरफ चले जाओ। हां सर, अच्छा हां सर, ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है फिजिक्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो कि एक्स वाई एक्सिस जो मैथ्स में पढ़ते हो ना, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये सब पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये सब नेगेटिव है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि मैं ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब जो यहाँ पर हम आर डिस्टेंस बना रहे हैं, रेडियल डिस्टेंस है यार, तो रेडियल डिस्टेंस राइट की तरफ 1 मीटर जो लेफ्ट की तरफ 1 मीटर जो, मतलब दोनों 1 मीटर ही है, प्लस माइनस 1 नहीं है। तो सर यहाँ पे सर ग्राफ दो क्वाड्रेंट में सर क्यों है? क्या चीज? मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है सर ग्राफ सर, ऐसे दो क्वाड्रेंट में क्यों है? आप अगर इस तो क्या ऐसे बनाए कि हम लोग इस तरीके से बनाना चाहते हो, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अच्छा ऐसे कर लो, अगर आप चलो उसी में जो कन्वेंशन आप मैथ्स में पढ़ते हो वही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा, इसमें फिर आपको लगेगा मैक्सिमम पोटेंशियल इनफाइनाइट हो गया, हाँ सर, वो पहले वाले हाँ। रखिए। इसलिए मैं इस तरीके से हाँ, लेकिन जैसे होगा यहाँ पे दिखेगा ना वैसे करेंगे तो हाँ? पोटेंशियल तो वैसे पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव दिखेगा आपको, तो पोटेंशियल हाँ, पॉजिटिव होता नहीं है, इसलिए वाला कन्वेंशन मैथ्स में जो आप पढ़ते हो वो कन्वेंशन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होता है समझना, अगर उसमें कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा रहता है, अच्छा सर, इसलिए इस तरीके से मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर। सर ये जो पोटेंशियल का जो सुपरपोजिशन का समेशन है, ये सर सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए है या फिर मान लीजिए कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिस्टम है उसके साथ कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है तो उनका भी हम समेशन कर सकते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऐड नहीं होता है, पोटेंशियल दोनों अलग कंसेप्ट है, ये मास की वजह से आ रहा है, वो चार्ज की वजह से आ रहा है, दोनों कंसेप्ट ही अलग है। नहीं मतलब एक पार्टिकल का चार्ज भी है और मास भी है, लेकिन बाकी जो कर रहे हैं उनका या तो उनके साथ वहाँ पे कोई। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि फाइंड द पोटेंशियल, वहाँ पे आपको लिख देगा कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा सर ठीक हो गया यहाँ तक? तो अभी हम लोग जैसे अभी तक हम लोग फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे थे डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसका यूज किया था हमारे पास कि हम फोर्स निकाल सकते हैं, वैसे अब हम पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे, तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन अगर कर ले तो मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूं और फिर उस पॉइंट पे पार्टिकल रख के उसका मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें, देखो जैसे मान लो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करना आना चाहिए। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये सब चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं पूछ रहा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली मूविंग अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg फ्रॉम 0,0 to 5,4 अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन बाय दिस वैल्यू, सो ऑल द वैल्यूज आर इन एसआई यूनिट। तो एक्सटर्नल एजेंट का अगर आपको वर्क पूछ रहा है तो याद है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या मैं डायरेक्टली इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट dr कर सकता हूं, देखो ये एक्सप्रेशन था यहाँ पे, हाँ सर। ये वाला एक्सप्रेशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन ये इंटीग्रल एफ जी डॉट dr, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मास कौन सा कंसीडर करें, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लिखेंगे, जिस पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं, मतलब 2 kg मास वाला पार्टिकल को हम लोग मूव करा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय जी वेक्टर जिस फील्ड में उसको हम मूव करा रहे हैं, ये होगा। हाँ सर। सो -2 इंटीग्रल ऑफ जी वेक्टर आपको दिया हुआ है 10 i कैप प्लस 10 j कैप, अब याद है dr को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ dx i कैप प्लस dy j कैप, हाँ सर। ठीक है, ये सब वर्क डन वाला चैप्टर में किया था हमने। सो -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, मतलब 10 dx हो गया और प्लस मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दे रहा हूँ 10 dy हो जाएगा, हाँ सर। ठीक। x का कोऑर्डिनेट है 0 से 5, y का कोऑर्डिनेट है 0 से 4, तो कितना आ गया ये -180 आ जाएगा, ये 50 प्लस 190 और 280 180, और यूनिट हो गया वर्क डन निकाल रहे हो तो -180 जूल्स। तो ये ध्यान, अब यहाँ पे मान लो कि आपको एग्जाम में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछी है तो क्या वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लस 180 जूल्स, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से, यहाँ पे मैं बार-बार बोल रहा हूँ ऑप्शन में आपको -180 प्लस 180 दोनों मिलेगा, ठीक है। तो किसके लिए वर्क डन पूछ रहा है ये ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हो गया ये? हाँ सर। हाँ देखो कई बार ऐसा जरूरत पड़ता है आपको वर्क बाय चैप्टर में याद है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म दे दिया जाए तो फोर्स कैसे निकाल सकते हो, माइनस dv by dx। माइनस ऑफ du by dr करके, है ना। हाँ तो उस सर। पॉइंट को यहाँ पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन आप जो देख रहे हो, ये जो इक्वेशन है देखो पोटेंशियल एनर्जी का यूज, आप पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर फोर्स आपको मालूम है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूज करके आप एक स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो अगर क्या इसका रिवर्स करना पॉसिबल है क्या, ठीक है, इसका रिवर्स पॉसिबल है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन, पोटेंशियल इज गिवन। तो देखो हमको ये तो पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल का टर्म है हमारे पास डेल्टा v, ये होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल जी वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये ना, मतलब कि अगर फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल का चेंज निकाला जा सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ जी वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को तो इंटीग्रेट करेंगे तो फिर पहले वाले इक्वेशन पे आएंगे हम लोग, तो dv हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल, हो जाएगा ना, हाँ सर। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से हम लोग फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि g इज इक्वल टू जी वेक्टर कैन बी गिवन एज नेगेटिव ऑफ dv बाई dr, एक रेडियल फील्ड के लिए ऐसा किया जा सकता है क्योंकि रेडियल फील्ड में देखो जी वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो डेफिनेटली 0 या 180 रहेगा हमेशा, हाँ सर। ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे हो सकता है कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में आपको फील्ड का वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट्स में निकालना हो, तो इसको हम लोग फर्दर ऐसा लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, याद है ये सब वर्क पहले चैप्टर में किए थे हम लोग ये सब, हाँ सर। ठीक है। तो अगर पोटेंशियल मालूम है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी मालूम है, तो वहां से आप एक वेक्टर क्वांटिटी भी निकाल सकते हो,
ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपको अगर पोटेंशियल का वैल्यू कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया है x क्यूब वाई जेड स्क्वायर, ऐसा एक इक्वेशन दे दिया है, तो स्केलर क्वांटिटी x y z का वैल्यूज पुट करते जाओ, कोऑर्डिनेट्स पुट करते जाओ, तो आपको पोटेंशियल मिलता जाएगा। तो यहाँ से अगर मेरे को फील्ड का वैल्यू निकालना है तो हम फील्ड क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब क्या y और z को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ सर। सो 3x स्क्वायर y z स्क्वायर i कैप, ये हो गया इसका i कैप वाला कंपोनेंट। j कैप के लिए हम क्या करेंगे, x और z को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका मतलब x क्यूब z स्क्वायर j कैप बना, माइनस फिर हम लोग x और y को कांस्टेंट रखेंगे, तो 2 इंटू एक्स क्यूब वाई जेड के कैप, ये होगा क्या फील्ड। हाँ सर। ठीक है, सिंपल सा चीज है, इसका यूज ऐसा बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन में आपको नहीं आएगा अभी, लेकिन फिर भी अगर पूछ ही सकता है, मैं इसमें कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, बताओ फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, हो गया ये। हाँ सर। अब देखो अगर एक से ज्यादा पार्टिकल्स है तब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। देखो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमको पता है माइनस जी एम वन एम टू बाई आर होता है। 2 से ज्यादा पार्टिकल है तब आप पहला काम यहाँ पे ये करो कि हर एक पार्टिकल को तो कुछ नंबरिंग कर दो सबसे पहले, लेट अस से 1 2 3 एंड 4। इसके बाद आप क्या करो, आप कॉम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट करो, सोचो कौन कौन सा पेयर्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा। जैसे पहला यहाँ पे देखो 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो 1 और 2 एक पेयर बना, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, फिर 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, 1 एंड 4 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ये बना एक पेयर 1 के साथ। समझ में आ रही हाँ सर। है। हाँ सर। 1 का क्या 1 के साथ पेयर बनेगा क्या, खुद के साथ पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल का सिंगल पार्टिकल का तो पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है। हाँ सर। ठीक है, प्लस अब इसके बाद पार्टिकल 2 के साथ पेयर बनाना स्टार्ट करता है, देखो 2 के साथ 1 क्या, लेकिन 2 1 और 1 2 एक ही बात है। हाँ सर। हाँ सर सर। तो अगर 6 पेयर्स बनेगा क्या? हाँ 6 पेयर्स बनेगा क्या? अब देखते हैं कितना बनेगा, तो 1 2 अगर लिख लिया तो 2 1 वापस से नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज होगा, तो 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा नहीं है ना, सेम वैल्यूज आएगा नहीं, तो 2 के साथ 3 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ 4 आना चाहिए। हाँ सर। ठीक, ये हो गया 2 के लिए पेयर्स। 3 के लिए बना, तो देखो 3 1 3 1 में ऑलरेडी 1 3 हो चुका है, 3 2 3 2 के लिए 2 3 ऑलरेडी हो चुका है, 3 3 होगा नहीं, क्या बच गया 3 4। ठीक है। क्या 4 के लिए कुछ बनाने का जरूरत है, देखो 4 1 1 नहीं तो सर, ऑलरेडी है, नहीं 4 तो सर। हो चुका है, 4 3 हो चुका है, 4 4 होगा नहीं, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार डायरेक्टली आपको एक चीज यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन निकालूं, इसका यूज करने का जरूरत नहीं है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जा सकता है फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। डायरेक्टली एक्सप्रेशन ही आपको पूछेगा 4 ऑप्शन में कौन सा एक्सप्रेशन सही है, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, मान लो कि मैं कोई ith पार्टिकल ले लूं और एक jth पार्टिकल ले लूं, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्या वो माइनस ऑफ जी एम आई इंटू एम जे होल डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पार्टिकल्स, यही होगा। कोई 2 पार्टिकल चूज किया हम लोगों ने, समझ में आ रही चीज। हाँ सर। अब यहाँ पे वेरिएशंस देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो i का वैल्यू 1 से n तक लेके जाएंगे, वैसे j का वैल्यू को भी 1 से n तक लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन में अगर सोचो i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 आया, तो क्या डेफिनेटली एक बार ऐसा भी होगा कि i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1 आएगा। हाँ सर। लेकिन ये दोनों तो सेम चीज है ना। ऐसा भी हो सकता है सर कि i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1। हाँ, तो इसका मतलब कि i यहाँ पे नॉट इक्वल टू j का कंडीशन होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ लिख देते हैं नीचे, i नॉट इक्वल टू j। अब यहाँ पे हमेशा ऐसा होगा कि i j का एक टर्म आ रहा है तो j i का भी एक टर्म आएगा, मतलब कि दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगा ना, आप 1 2 के लिए लिखो या 2 1 के लिए लिखो, दोनों पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। ठीक है, तो हम एक टर्म को तो एक ही बार कंसीडर करेंगे, तो इस पूरे इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जाम में कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कौन से फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, ये फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्टली। ये फॉर्मूला का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है आपको, ये फॉर्मूला का यूज नहीं आएगा, तो अलग अलग पेयर्स ऐसे बना सकते हो, फॉर्मूला का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो ये सब वैल्यूज को देखो, अगर लिखना स्टार्ट करें, u12 के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या, माइनस ऑफ जी m1 m2 मतलब m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 और 2 के बीच में सेपरेशन है a। हाँ सर। ठीक है, 1 और 3 के लिए लिखेंगे तो माइनस जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 और 3 में सेपरेशन √2a है। ठीक है, 1 और 4 में जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, ये हो गया हमारे पास पहला सेट। दूसरा 2 और 3 में लिखेंगे तो अगेन सेपरेशन इज a, तो माइनस जी m स्क्वायर बाई a। 2 और 4 में लिखेंगे तो माइनस जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2a। 3 और ये हो गया सेकंड वाला टर्म्स, 3 और 4 में अगर लिखना है हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो 3 और 4 में सेपरेशन है a, सो माइनस जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, माइनस साइन मत भूलना पोटेंशियल एनर्जी में कभी। तो यहाँ पे a वाला टर्म है, कितना टर्म है, 4 टर्म है, सो माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, और √2 वाला 2 टर्म है तो 2 टाइम्स आएगा, तो न्यूमरेटर में मैं √2 कर दे रहा हूँ इसको। समझ में आया क्या ये? हाँ सर। ठीक है, हो गया ये, समझ क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। देखो एक क्वेश्चन और ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर ये ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे होता, मान लो 3 पार्टिकल्स को ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखते हैं हम लोग, लेट अस से दिस साइड इज 2a, तीनों पार्टिकल्स का मास सेम है। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर 3 पार्टिकल्स को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे हमने रखा, तो ऑल द 3 पार्टिकल्स आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तीनों पार्टिकल को एक साथ हमने रिलीज कर दिया। सो फाइंड द स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल व्हेन they lie on a triangle of side length a। क्या ये तीनों पार्टिकल हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही कॉर्नर्स पे रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? क्या सोचो कोई भी एक पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो हमेशा सेंट्रॉइड की तरफ लगेगा। हाँ। ठीक है, सेंट्रॉइड की तरफ लगेगा, और हर एक पार्टिकल पे फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और हर एक पार्टिकल का मास सेम है, तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो किसी भी टाइम इंटरवल में एनी गिवन पार्टिकल विल मूव बाय अ सेम डिस्टेंस, है ना, साइमल्टेनियसली रिलीज किया, एक ही इंस्टेंट पे रिलीज किया, तीनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब तीनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन एनी टाइम इंटरवल।
हाँ सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेफिनेटली तीनों हमेशा एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे ही लाई करना चाहिए। हाँ सर, लोकस स्पाइरल की तरह होगा ना? नहीं स्पाइरल नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे डायरेक्ट तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हमेशा इस पे फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, तो डायरेक्टली आके सेंटर पे कोलाइड कर जाएगा तीनों पार्टिकल्स। हाँ सर, हाँ सर, ठीक ठीक है, यहाँ स्पाइरल नहीं होगा। ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम एंड टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड। मैग्नीट्यूड सेम और हमेशा टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड है, देयरफॉर दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन and always lie on the vertices of an equilateral triangle। हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाई करेगा। तो आपको बोल रहा है कि जब इस ट्रायंगल का साइड लेंथ ए हो जाए उस टाइम पे किसी भी एक पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने पार्टिकल को रिलीज कर दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो हम लगा नहीं रहे, तो हम लोगों को ये पता है कि क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व रहना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। नहीं, मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कब कंजर्व होता है? कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने से कंजर्व हो जाता है क्या? ऐसा तो रूल नहीं है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का होता है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का अगर वर्क डन है तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। अब हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा नहीं रहे, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, so initial kinetic energy plus initial potential energy of the system is final kinetic energy plus final potential energy of the system। तो इसका वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जैसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग? अगेन यहाँ पे कुछ नंबरिंग करते हैं, लेटर से 1 2 एंड 3। तो क्या क्या पेयर्स बनेगा हमारे पास? एक बनेगा 1 2, ठीक है, 1 3, ये हो गया 1 के लिए। 2 के साथ पेयर बनेंगे तो 2 1, 2 2 होगा नहीं तो 2 3, ये तीन पेयर्स बनेगा बस। हाँ सर। ठीक है, तो पार्टिकल 1 2 के लिए कितना हो जाएगा? माइनस जी m1 m2 मतलब m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। क्या बाकी दोनों के लिए भी यही वैल्यू आएगा? हाँ सर। तो इसको इंटू 3 कर देंगे हम लोग। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा? बस 2a की जगह a हो जाएगा। ये फाइनल सेपरेशन ए हो गया ना पार्टिकल्स के बीच में। हाँ सर। ठीक, अब आते हैं इस एक्सप्रेशन में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, हमने रिलीज किया था सिस्टम को। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज -3g m² डिवाइडेड बाय 2 है, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक पार्टिकल का, क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो क्या स्पीड सेम होगा तीनों पार्टिकल का? हाँ सर। ठीक है, सो हाफ m v² दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी वन पार्टिकल इनटू 3, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल सिस्टम। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया -3g m² डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पीड, वेलोसिटी सेम क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन सबका सेम है ना, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सबका 0 है, तो स्पीड तो सेम हो गई। ठीक है सर। तो ये आ जाएगा स्पीड। समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। यहाँ पे इसके बाद आप जितना भी क्वेश्चन करोगे, चाहे प्लैनेटरी मोशन, पूरा प्लैनेटरी मोशन इसी पे बेस्ड है कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करता है तो उस टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होना चाहिए। सर आपने जो बोला कि टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज कंजर्व्ड, सर वो एक्सप्लेनेशन में बता देंगे? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैकेनिकल। सॉरी सर, मैकेनिकल, सॉरी हाँ, तो मतलब क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? सर। एनर्जी सर एनर्जी can't be created or destroyed, it only can be क्या ठीक से बोल, क्या बोल रहा हूँ? सर एनर्जी can't be created or destroyed, it only can be क्लास 11th में हो कि 9th में हो? वो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। हाँ सर, तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ बताओ तो जरा। सर सर एक मिनट सर बोले अच्छा 1 मिनट लगेगा। सर, वो लॉ है ना सर, इसके एक मिनट सर बोले। मतलब सोचो तुम समझ, फिजिक्स पढ़ो तो न्यूटन सेकंड लॉ सोचना पड़ रहा है। Sir, acceleration of an object is directly related to the net force and inversely related to its mass. And sir, कहाँ पढ़ते हो भाई बाबू, सब कहाँ पढ़े तुम? मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा, मैंने पढ़ा है क्या ऐसा स्टेटमेंट कभी? नहीं सर। sir वो पूरा सर याद नहीं, सर तो मतलब क्यों याद नहीं है जो पूरा? मेरे को सर पूरा क्यों याद नहीं है? हैं? क्वेश्चन नहीं बनता अलग बात है, लेकिन कम से कम मेरे को लॉस तो बताओगे जो पढ़े हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो? सर पता है लेकिन पूरा नहीं बोल सकते सर, वो ठीक तब है क्या पता फिर? तब क्या पता होगा, कैसे होगा? लॉ नहीं बता पाओगे तो कैसे होगा फिर? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है ऐसे। अभी तो ये अभी और टफ होने वाला है ये सब चीजें, तो इंटीग्रेशन में भी तो बहुत आएगा इसमें, और जितना फील्ड में किया उससे टफ इंटीग्रेशन आएगा। Sir, law of conservation of angular momentum is, sir, if torque about any point of a system is 0, then the angular momentum of the system will be conserved. कंजर्व अबाउट दैट पॉइंट। हाँ सर, about that point. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताओ जरा। हाँ सर बोल। देख देख के बोल रहे हो क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मेरे पास। तो तुरंत बोलो ना, जल्दी बोलो, इतना क्या टाइम लग रहा है? सर याद नहीं आ रहा, रट्टा मारेंगे तो कैसे याद आएगा? सर रटने वाले थे वो सर, रट्टा नहीं मारे तो कैसे होगा? एक्सप्रेशन सर याद है सर, m1 d1 plus m2 m1 plus m2 u1 equals to m1 v1 equals plus m2 v1. ये एक्सप्रेशन, ये कौन किस चीज का एक्सप्रेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? कोई और बताओ जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? If net external forces on a system is 0, then linear momentum of that system is conserved. समझ याद आया? हाँ सर, सॉरी। सॉरी सर, मेरे को सॉरी बोल के क्या होगा? मेरे को एग्जाम थोड़ी देना चाहिए का, मुझे सॉरी बोल के कुछ नहीं होगा। अब देखो कि आप अगर पूरा ये सब नहीं बता पा रहे हो मेरे को, तो कैसे आप एसएचएम वेव्स में क्या करोगे? न्यूटन सेकंड लॉ नहीं बता पा रहे हो मेरे को, हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ जरा क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ। हाँ सर बोल रहे हैं। The total work done by conservative forces is equal to the change in kinetic energy of the system. ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कभी कैलकुलेट किया इस एक्सेल में? हाँ, फ्रिक्शन कैसा है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है?
सर फ्रिक्शन तो सर नॉन कंजर्वेटिव है सर। कंजर्वेटिव होता क्या है? सर कंजर्वेटिव होता है जो और आपको डेफिनेशन बोले ना कि कंजर्वेटिव वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं आपसे कोई भी आप पूछ ही सकता है, बताओ कंजर्वेटिव वर्क तुम बोले हो तो बताओ कंजर्वेटिव मतलब क्या है? छोड़ो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम पे वर्क करता है, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वर्क है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। ठीक है सर। सर चलो कुछ हाँ सर अगर ये 4 पार्टिकल्स होता है एक स्क्वायर के एंड्स में लाई करता वर्टिसेस में, तो क्या मतलब लोकस होता टुवर्ड्स द डायगोनल्स? टुवर्ड्स डायगोनल, हाँ वो भी सेंटर स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है और सेंटर पे मीट करता है। सेम मेथड होता है, बस वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन आपको जैसे यहाँ पे किया था इस तरह से करना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है। सर अभी मतलब हाँ पार्टिकल का मास और उनके बीच का सेपरेशन सेम है तो वो जो शेप बनाया हुआ है वो मतलब वो शेप मेंटेन रहेगा। रिटेन का, हाँ रिटेन करके रखेगा। ठीक है सर। अब देखो इसके बाद एक कैलकुलेशन थोड़ा और कर, जैसे ये पॉइंट मास के लिए याद रखना है ना, पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल कितना हो गया पॉइंट मास के लिए माइनस gm/r होता है, तो पोटेंशियल पॉइंट मास का पता है तो उसको यूज कर सकते हैं आगे और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो कि एक डिस्क है हमारे पास, लेकिन इस डिस्क में आपको एक इनर रेडियस दिया है, आउटर रेडियस दिया है, कंप्लीट डिस्क नहीं है। देन फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डिस्क। अब डिस्क के लिए सॉल्व करने के लिए बताओ कैसे अप्रोच करेंगे इसको, क्या अप्रोच लेना चाहिए यहाँ पे? सर रिंग लेंगे। तो एलिमेंटल रिंग रिंग लेंगे, लेंगे। हाँ अब रिंग लेंगे, लेकिन क्या रिंग के लिए पोटेंशियल मालूम होना चाहिए? हाँ सर। क्या रिंग हाँ के लिए सर। मालूम है? नहीं सर। नहीं मालूम है तो निकालते हैं। देखो मान लो कि एक एलिमेंटल रिंग हम लोगों ने यहाँ पे लिया, ठीक है एक एलिमेंट हो गया यहाँ पे हमारे पास रिंग, ठीक है इसको एलिमेंट यहाँ पे पहले एक रिंग के लिए निकालते हैं उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं एक रिंग के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डिस्क के लिए उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक रिंग है अगर हमारे पास जिसका मास है m और इस रिंग का रेडियस है r, अगर मेरे को इस रिंग के एक्सिस पे निकालना है किसी भी पॉइंट p पे कि पोटेंशियल क्या होगा, लेट अस से एट अ डिस्टेंस x, ठीक है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? हमको क्या मालूम है रिंग में एलिमेंट कैसा बनेगा? रिंग में एलिमेंट कैसा होगा? एक पार्टिकल होगा ना छोटा सा सर आर्क आर्क, रिंग का एलिमेंट को आर्क ले लोगे तो आर्क की वजह से पोटेंशियल थोड़ी मालूम है, एलिमेंट हमेशा कैसा लेते हैं जिसकी वजह से मतलब मालूम हो d जो थीटा। आप कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ सर d थीटा सब्टेंड करेगा सर। डी थीटा से सब्टेंड करेगा, लेकिन वो होगा तो एक छोटा सा पार्टिकल, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग उसका मास को dm ले लेता हूं, देखेंगे बाद में अगर इसको थीटा के टर्म्स में लिखने का जरूरत पड़ेगा तो देखते हैं। तो इस पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल पॉइंट p पे कौन से डायरेक्शन में आएगा? सर पोटेंशियल का डायरेक्शन पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वैसा नहीं कि वेक्टर बनाने लग जाओ यहाँ पे, तो कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें। अब यहाँ पर इस रिंग का कुछ रेडियस है हमारे पास r, मान लेते हैं रेडियस है r, तो सोचो कि फॉर अ गिवन पॉइंट p क्या ये डिस्टेंस स्मॉल r इज अ कांस्टेंट वैल्यू? हाँ सर। ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल आएगा पॉइंट p पे, क्या एलिमेंट के लिए हमको पता है माइनस ऑफ g इनटू मास ऑफ दिस एलिमेंट डिवाइडेड बाय पॉइंट p का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये होगा एलिमेंट के लिए हो जाएगा ना पॉइंट p हाँ का सर। पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल हमको निकालना है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शंस का यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो माइनस ऑफ g/r ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो इंटीग्रल में सिर्फ dm का टर्म बचा, हाँ सर। ठीक है। तो हाँ इंटीग्रल ऑफ dm मतलब क्या, टोटल मास ऑफ द रिंग, हाँ सर। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ gm होल डिवाइडेड बाय स्मॉल r, मतलब हो गया हमारे पास कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है। ये पोटेंशियल हो जाएगा एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, सर हम इसको उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के नहीं निकाल सकते थे, वो जो आपने अभी एक्सप्रेशन दिखाया dv/dr इक्वल टू g से? हाँ वो तो इक्वल टू g आया, तो वहाँ से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? मतलब g पता है ना हमें सर, तो वहां से हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहे हो आप, dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रल g डॉट dr, हाँ हाँ निकाल सकते हो लेकिन आधा घंटा टाइम लगेगा इसमें। आधा घंटा कितना हार्ड है? हार्ड मतलब क्या, पहला चीज आपको फील्ड का वैल्यू याद है सब पूरा एक क्लियरली, रिंग हाँ। एक्सिस पे फील्ड, हाँ सर तो उसको इंटीग्रेट करके करो, आएगा उससे भी आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है। आंसर तो सबसे आएगा, बस यही है कि जल्दी करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये पोटेंशियल हमारे पास पॉइंट p पे आ गया, सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा रिंग का सेंटर पे? क्या जीरो होगा? नहीं सर। जीरो नहीं होगा, सेंटर पे फील्ड जीरो होता है, dm/r हो जाएगा। हाँ सेंटर पे GM by फील्ड R जीरो होता है, माइनस ऑफ gm बाई कैपिटल R होगा, माइनस सर। वर्ड को नहीं भूलना है, ठीक है। सेंटर पे फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है। फील्ड इज जीरो एट सेंटर, पोटेंशियल इज नॉट जीरो, क्लियर है ये बात यहाँ तक? अब ये एक्सप्रेशन देखो जो पॉइंट p पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया पोटेंशियल, या फिर सेंटर पे अगर आप पोटेंशियल देख रहे हो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मास इसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तब भी सेंटर पे यही आता क्या पोटेंशियल? हाँ सर ये था। तो आपको बस इंटीग्रल डीएम आया ना यहाँ पे सॉल्व करके इंटीग्रल में। अब इंटीग्रल डीएम में इस बात का तो जरूरत नहीं है हमको कि किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे नहीं है, हम तो इंटीग्रल डीएम मतलब जानते हैं टोटल मास, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो इस इंटीग्रेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ सर। ठीक है। सो पोटेंशियल ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दीज वैल्यूज आर सेम इवन इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं है तब भी यहाँ पे फील्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या डेफिनेटली फील्ड का एक्सप्रेशन में फर्क पड़ जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तब तो सेंटर पे जीरो आता है, नॉन यूनिफॉर्म में याद है कि जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। तो अब हमको ये पता चल गया कि रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज अब मैं कर सकता हूँ रिंग को एक एलिमेंट लेके अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे कि डिस्क के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे इसको निकाल सकते हैं, एलिमेंट हमको पता है एलिमेंट क्या लेना, हमको एक रिंग ले सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट हम लोग, है ना, कैसा एलिमेंट ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं हम लोग, तो दिस इज एन एलिमेंटल रिंग। अब इस एलिमेंटल रिंग को हम किस तरह से ले रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका कुछ रेडियस है स्मॉल r, लेट अस से दिस रेडियस इज स्मॉल r और इसका थिकनेस है dr। तो अगर इसका टोटल मास आपको बोल दिया डिस्क का है कैपिटल m, लेकिन ये टोटल मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेडियस ऑफ r/2 से लेकर r तक है ना, कंप्लीट डिस्क नहीं है। तो बताओ इस एलिमेंटल रिंग का मास क्या होगा dm, क्योंकि आपको पता है कि इस रिंग की वजह से आप एक्सिस पे अगर लिखोगे पोटेंशियल तो एक्सिस पे पोटेंशियल है माइनस gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r, तो एक मास का टर्म तो चाहिए, तो dm बताओ क्या लिखना चाहिए, व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस रिंग? सिग्मा 2 पाई r dm। तो सिग्मा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मास m इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया ऑफ पाई r स्क्वायर माइनस r/2 स्क्वायर,
हाँ है ना, तो इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू 3 आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, by 4 हाँ सर तो पाई 3 आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर, सही है। हाँ सर। ठीक है, तो एक पाई का टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, 4 ऊपर जाएगा इंटू 2 मतलब 8 एम बाई 3 आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डी आर, ये होगा डी एम मास। तो इस मास की वजह से अगर मैं पॉइंट पी पे लिखना चाहूँ कि क्या फील्ड होगा, तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर है, स्मॉल आर यहाँ पर रिंग में क्या है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, मतलब क्या ये वाला डिस्टेंस, हाँ सर। है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, दिस इज अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो स्मॉल पोटेंशियल डी वी इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी इंटू डी एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, देखो समझ में आई है। हाँ सर। ठीक है, तो डीएम को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो टोटल पोटेंशियल अगर मैं निकालना चाहता हूँ पॉइंट पी पे, सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच विल बी इंटीग्रल ऑफ डीवी, यहाँ पे देखो डीएम को पुट करेंगे तो ये 8 एम बाई 3 आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो क्या क्या टर्म बाहर आ गया, 8 जी कैपिटल एम बाई 3 आर स्क्वायर, ये पूरा टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या टर्म बच गया, न्यूमरेटर में हो गया आर डी आर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ये होगा। तो यहाँ पे अब वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर इज अ वेरिएबल, तो स्मॉल आर का लिमिट क्या कैपिटल आर बाई 2 से आर तक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कंप्लीट डिस्क होता है तब उस टाइम पर आप इसका लिमिट्स को चेंज कर सकते हो, 0 से आर कर सकते हो। हाँ सर। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आपको याद रखना है, आप रिंग के लिए इसको याद रख सकते हो, लेकिन डिस्क के लिए कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ पी स्क्वायर ले सकते हैं, है ना, मतलब आर डी आर का वैल्यू को टी डी टी लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 8 जी कैपिटल एम बाई 3 आर स्क्वायर, ये इंटीग्रल में क्या सिर्फ डी टी बचा, देखो टी डी टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो माइनस 8 जी एम बाई 3 आर स्क्वायर इंटू टी, टी मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये एक्सप्रेशन को हमने टी एज्यूम किया था और लिमिट है आर बाई 2 से आर। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस 8 जी एम बाई 3 आर स्क्वायर, पहला आर को पुट कर दो यहाँ पे, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर पावर हाफ, फिर आर बाई 2 को पुट कर दो, सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 पावर हाफ, ये होना चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया कि कैसे कैलकुलेट करें, रिंग के लिए याद कर सकते हो आप, सिंपल, रिंग के लिए बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, इसको ध्यान रख सकते हैं। हो गया ये, एक मिनट सर हाँ नेक्स्ट देखो, एक सिलेंडर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, ठीक है, डेंसिटी दे दी हमको, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स क्यू एंड पी, क्यू यहाँ पे एक्सेस से 2r डिस्टेंस पे है, बाहर है सिलेंडर से, पॉइंट पी इनसाइड द सिलेंडर है, लेकिन एक इनफाइनाइट सिलेंडर है तो अब क्या रेफरेंस हम 0 तो नहीं ले सकते इन्फिनिटी पे, यार इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए आप इन्फिनिटी पे 0 नहीं ले सकते रेफरेंस, हाँ सर। ठीक है। तब कैसे करें अप्रोच इसको, देखो जो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल निकालना चाहूँ, मेरे को एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या मालूम है, हमको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये एक्सप्रेशन का हम यूज करें, लेकिन अब मैं इसको इन्फिनिटी से आर इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, है ना, इन्फिनिटी पे तो डिफाइन नहीं है, समझ में आ रही चीज। तो आप रेफरेंस को कोई और जगह लेते हैं, कहीं बताओ कहाँ पे ले सकते हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे रेफरेंस लिया जा सकता है, सेंटर पे सेंटर पे नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक बात समझो कि जब आप फील्ड, आपको जब जी वेक्टर लिखना है तो सिलेंडर के अंदर वैल्यू अलग है और सिलेंडर अलग है ना, फील्ड अलग अलग है, यानी कैलकुलेशन किया था हमने, फील्ड डिफरेंट होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे आर कैप कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, एक्सिस से बाहर की तरफ है ना, रेडियल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है आर कैप का हमारे पास, अब फील्ड यहाँ पे डिफरेंट है, बाहर की तरफ अंदर अलग फील्ड है, अंदर की तरफ अलग फील्ड है। तो एक ऐसा पॉइंट सोचना, अब ये इंटीग्रेशन में देखो, अगर ये जी का वैल्यू, अगर ये फंक्शन बदल जाता है, कोई भी इंटीग्रेशन करते हो और फंक्शन बदल जाता है तो क्या इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ता है फिर, हाँ सर। ठीक है। तो अगर ये फंक्शन ना बदले तो अच्छा है, वरना फिर ब्रेक करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मेहनत लगेगा। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, मान लो कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए सॉल्व करें, मतलब फॉर अ पॉइंट आउटसाइड दिस सिलेंडर, तो आउटसाइड किसी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू याद है सिलेंडर में, और लिख देता हूँ, जल्दी याद नहीं रहता है, 2g सिग्मा पाई इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना रेडियल डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट ले रहे हो स्मॉल आर, एंड डायरेक्शन इज माइनस आर कैप टुवर्ड्स द एक्सिस होता है। याद रखो, ये सब याद रखना, जितना याद रखोगे ये सब चीजें उतना जल्दी होगा कैलकुलेशन, वरना यही नहीं कैलकुलेट करा तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया आपके, स्टार्ट होने से पहले खत्म। तो ये हो गया हमारे पास फील्ड का वेरिएशन, ठीक है, बाहर में ये फील्ड आउटसाइड होता है, इनसाइड में ये फील्ड नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डीवी लिखूं तो देखो ध्यान से, डीआर वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डीआर वेक्टर तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, एंड आर कैप के डायरेक्शन में लेंगे ना डीआर वेक्टर को हम लोग, समझ में आ रही चीज। तो डीआर वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है, जी वेक्टर टुवर्ड्स द एक्सिस है रेडियली इनवर्ड है, तो अगर मैं माइनस ऑफ जी वेक्टर डॉट डीआर करूंगा तो जी वेक्टर और डीआर वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2g रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इनटू डीआर, क्या एक माइनस साइन जो आएगा और पहले से एक माइनस साइन है तो ये प्लस हो गया पूरा टर्म, है ना। जी वेक्टर और डीआर वेक्टर के बीच में भी तो 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे बाहर किसी भी पॉइंट पे जी वेक्टर तो नीचे की तरफ है टुवर्ड्स द एक्सिस, अंदर में भी किसी भी पॉइंट पे फील्ड इज टुवर्ड्स द एक्सिस, ठीक है। तो जी और डीआर के बीच 180 डिग्री एंगल है, ऑलरेडी एक माइनस साइन पहले से है तो टोटल प्लस हो गया ये, तो डीवी इक्वल टू 2g रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट टर्म है, डीआर बाई आर। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ चाहिए पोटेंशियल निकालने के लिए, तो सोचो यहाँ पर अगर आप लिमिट इन्फिनिटी से आर कर दो तो ये डीआर बाई आर तो एल एन आर होगा इसका इंटीग्रल, है ना, ये एल एन आर हो जाएगा ना, तो एल एन आर में अगर आप आर का लिमिट को इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, समझ में आ रही है बात, हाँ सर। ठीक है। इसीलिए हम लोग रेफरेंस इन्फिनिटी पे 0 नहीं ले सकते, अभी क्लियर है ये पॉइंट कि क्यों हम लोग इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं ले सकते इन्फिनिटी पे 0,
हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से नहीं कर सकता कि इन्फिनिटी पे 0 ले लिया और पॉइंट क्यू पे निकालना है तो 2r वाले पोजीशन पे पोटेंशियल निकाल लिया, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब आप लिमिट्स पुट कर रहे हो तो कुछ ऐसा पॉइंट्स लो यहाँ पे लिमिट्स में कि ये जी वेक्टर चेंज ना हो, क्योंकि अगर जी वेक्टर बदल गया तो ये इंटीग्रेशन फिर से होल्ड नहीं करेगा। तो देखो एक पॉइंट ऐसा सोचते हैं, जो अगर मैं सरफेस पे एक पॉइंट ले लूं तो क्या सरफेस वाला पॉइंट के लिए याद है कि जी का वैल्यू आप सरफेस वाला पॉइंट के लिए बाहर जो वैल्यू है, जो बाहर जो फील्ड का एक्सप्रेशन है और अंदर जो फील्ड का एक्सप्रेशन है, किसी से भी कैलकुलेट करो सरफेस पे वैल्यू सेम हाँ आता सर, है हाँ है सर। ना। तो एक सरफेस वाला पॉइंट को रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस वाला पॉइंट को रेफरेंस में यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट के लिए भी यूज कर सकता हूँ, इनसाइड पॉइंट के लिए भी यूज कर सकता हूँ उसको। तो मैं अगर ये बोलूं कि मान लो कि कैपिटल आर पोजीशन पे मतलब सरफेस पे पोटेंशियल है वी एट पोजीशन आर, ध्यान रखना मैं वी इंटू आर नहीं लिख रहा हूँ, ये वी एट पोजीशन आर। हमको निकालना है कि 2r पोजीशन पे फील्ड का क्या वैल्यू हो जाए, पोटेंशियल का क्या वैल्यू हो जाए, तो v एट रेडियल डिस्टेंस 2r। समझ में आ रहा है क्या चीज? हाँ सर। ठीक है, सो अब इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट 2r माइनस पोटेंशियल एट r। फिर से ये सब चीजों को समझो, एग्जाम में ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये v इंटू आर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू 2g रो पाई r स्क्वायर, ये टर्म क्या हमारे पास ln2 हो जाएगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एट 2r पोजीशन मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट q विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट r प्लस 2g रो पाई r स्क्वायर ln2। अब अगर मेरे को सरफेस पे पोटेंशियल मालूम है तो मैं 2r पोजीशन पे निकाल सकता हूँ पोटेंशियल। ठीक है, तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स में आप कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे, आप हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो दो पॉइंट्स के बीच में, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। बोले यहाँ तक समझ में आएगा ये इंटीग्रेशन कैसे फॉर्म हुआ ये। ठीक है, इन्फिनिटी पे क्यों नहीं ले पा रहे हो सब चीज देखो, क्यों हम लोगों ने सरफेस पॉइंट लिया, सरफेस पॉइंट लेने से फायदा क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे सिर्फ जो भी पॉइंट्स आप देखो आप कंसीडर करो, इसके लिए आप अंदर नहीं आए हो सिलेंडर में, आप सरफेस से क्यू पे है, तो यहाँ पे हर जगह फील्ड का एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है सर हाँ सर जब इनफाइनाइट पे 0 नहीं होगा तब क्या हमेशा सरफेस को ही रेफरेंस लेके? हाँ, सरफेस को रेफरेंस लेके कर सकते हो, क्योंकि सरफेस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसके बाहर फील्ड अलग है, उसके अंदर फील्ड अलग है, लेकिन वो जो सरफेस का जो वैल्यू है वहाँ पे फील्ड का जो वैल्यू है वो आप कोई भी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, सेम आंसर आता है। हाँ सर। ठीक है, इसी तरह से एक पॉइंट अगर इनसाइड द सिलेंडर लिया जाए, ठीक है, तो इनसाइड में आपको फील्ड का वैल्यू अगर याद होगा, सो दिस इज 2 पाई रो जी इनटू द रेडियल डिस्टेंस r, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस r कैप। ठीक है, तो अगर चेंज इन पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे अगेन माइनस ऑफ जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जी वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा फिर से। ठीक है, हाँ तो सर। एक माइनस साइन आएगा और ऑलरेडी एक माइनस साइन है, सो दिस बिकम्स 2 पाई रो जी r टाइम्स ऑफ डी आर। ठीक है, सो dv इक्वल टू 2 पाई रो जी r टाइम्स ऑफ डी आर। अब यहाँ पे बताओ सोच के कि क्या लिमिट्स पुट करना चाहिए। r/2 से r। r/2 से r कर सकते हो, r से r/2 कुछ भी कर सकते हो, खुद दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो कि आप चलो r/2 से करना चाहते हो, तो r/2 पे जो पोटेंशियल है लेट अस कॉल दैट पोटेंशियल एट v एट r/2, और r सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल v एट सरफेस r, ये होगा। इस लिमिट इंटीग्रेशन को लिमिट्स को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, बट बेसिकली दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने वाली बात हो गया ना। हाँ सर। सो v एट पोजीशन r माइनस v एट पोजीशन r/2, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखो तो r/2 आएगा, तो एक 2 का फैक्टर यहाँ पर भी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पाई रो जी टाइम्स ऑफ, पहले हम लोग r पुट करेंगे तो r² माइनस r/2 पुट करो, r²/4। ठीक है, सो दिस इज पाई, ये 4/1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 पाई रो जी r², ये हो गया। तो हमको निकालना है पोटेंशियल एट r/2 पोजीशन पे, हम लिख सकते हैं दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस 3/4 पाई रो जी r², ये होगा। हाँ सर। So this term is the potential at point Q and this term is the potential at point P. तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला, so let us say VQ minus VP अगर हम निकाले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो VR वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉइंट लेना है कि वो कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए हम सरफेस वाला पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि सरफेस वाला पॉइंट इनसाइड पोर्शंस के लिए आप कैलकुलेट करो या बाहर वाले पोर्शंस के लिए कैलकुलेट करो, दोनों में आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2g रो पाई r² ln2 प्लस 3/4 पाई रो g कैपिटल r², दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। समझ में आया क्या कुछ? हाँ सर। हो गया ये? नेक्स्ट देखो एक स्फीयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब स्फीयर तो एक इनफाइनाइट डायमेंशन का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसके लिए मैं रेफरेंस इन्फिनिटी पे 0 ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक अगर पहले हम लोग एक शेल के लिए कैलकुलेट करें तो यार शेल में इनसाइड किसी पॉइंट पे फील्ड 0 होता है, होगा ना। और अगर बाहर कोई पॉइंट यहाँ पर हम लोग ले P, तो बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, तो जी वेक्टर एट एनी पॉइंट आउटसाइड, क्या इसका वैल्यू जी इंटू कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द शेल डिवाइडेड बाय कैपिटल R², सॉरी स्मॉल r²। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल r है और डायरेक्शन क्या माइनस r कैप हो जाएगा, r कैप किधर लेके, ये डायरेक्शन हो जाएगा r कैप का। हाँ सर। समझ में ये चीज याद है कि शेल के बाहर के लिए आप उस पूरे मास को कंसंट्रेट कर सकते हो, सेंटर पे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेल है। हाँ सर। सो फर्स्ट कैलकुलेशन अगर हम करें फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द शेल, सोच के बताओ क्या आंसर माइनस GM/r आना चाहिए, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा आउटसाइड द शेल रहता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हम पूरे शेल को कंसंट्रेट कर सकते हैं उसके सेंटर पे। हाँ सर। तो अगर पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखे तो G इंटू कैपिटल M बाई स्मॉल r आना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, करके देखते आता है क्या। सो dv इक्वल टू माइनस ऑफ g डॉट dr होगा। ठीक है, अब यहाँ पे g वेक्टर और dr वेक्टर के बीच अगेन 180 डिग्री का एंगल है, सो ये टर्म कितना हो जाएगा, दिस इज जी m बाई स्मॉल r² इंटू dr, ये बनेगा। हाँ सर। ठीक, सो dv का इंटीग्रल इज इक्वल टू जी m इंटीग्रल ऑफ dr बाई r²। यहाँ पर मैं ले सकता हूँ कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इज 0, दिस कैन बी कंसीडर्ड। तो किसी रेडियल डिस्टेंस r पे पोटेंशियल है v एट पोजीशन r। ध्यान रखना जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये पॉइंट्स इसी तरह से चूज करना कि फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज ना हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इन्फिनिटी से अंदर तक एक पॉइंट ले लिए, स्मॉलर डिस्टेंस अंदर वहाँ तक इंटीग्रेट कर दिए। फंक्शंस का ध्यान रखो कि g का फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसी तरह से वैल्यू लिया है, इन्फिनिटी से किसी भी आउटसाइड पॉइंट तक g का फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एट एनी रेडियल डिस्टेंस r आउटसाइड द स्फीयर, ये वैल्यू क्या देखो तो सॉल्व करके माइनस GM/r आ रहा है ना। तो आना चाहिए था, शेल थ्योरम से डायरेक्टली बोल सकते हैं, शेल थ्योरम याद है हमको कि आउटसाइड ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के लिए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का शेल को कंसंट्रेट कर सकते हैं सेंटर पे। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एट सरफेस कितना आ गया,
सरफेस के लिए यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू को कैपिटल आर पुट कर सकते हैं बस। हाँ तो सर माइनस ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस पे पोटेंशियल। हाँ सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका यूज करेंगे आगे। तो सरफेस पोटेंशियल हो गया माइनस जी एम बाई आर। अब सोचो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे क्या जी वेक्टर 0 है? तो जी 0 मतलब पोटेंशियल 0? हाँ सर नहीं सर, देखो कैसे होगा। तो सरफेस के सेम होगा ना। dv इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ तब हमको चेंज इन पोटेंशियल मिलता है। लेकिन क्या अब मैं इसको इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करूंगा क्या? नहीं सर सरफेस से करेंगे। सरफेस से करेंगे। तो मान लो कि सरफेस आर पर पोटेंशियल है v एट पोजीशन आर, किसी भी रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे पोटेंशियल है v एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर, लेकिन क्या ये वैल्यू 0 है? क्योंकि जी वेक्टर 0 है इनसाइड में। तो यहाँ से एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल एट एनी रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर इनसाइड द शेल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है, तो इनसाइड में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास इज सेम, इट इज नॉट 0। फील्ड 0 है, पोटेंशियल 0 नहीं है। ठीक है, फील्ड 0 होने का मतलब पोटेंशियल का चेंज 0 है, dv का वैल्यू 0 है। ठीक है, एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। समझ में आया क्या चीज? ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? सेकंड में मैं क्यों इन्फिनिटी से नहीं कर रहा हूं स्मॉल आर, क्योंकि इन्फिनिटी से अंदर तक अगर एक पॉइंट लेके आओगे तो फील्ड बदल गया ना यहाँ पे सरफेस पे। हाँ सर ठीक है, तो फील्ड इस तरीके से लिमिट्स लेना है कि फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो। ठीक है, तो अब इसका देखो वैल्यूज हम कैसे लिख सकते हैं, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है होगा, और इसका वैल्यू है माइनस ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर विच इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, और बाहर में इसके बाद 1 बाई आर का फंक्शन है। तो 1 बाई आर का फंक्शन अगर यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे? मैक्सिमम पोटेंशियल 0 हो गया जो इन्फिनिटी पे होगा, और मिनिमम पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस जी एम बाई आर, जो शेल के सरफेस और उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज द मिनिमम पोटेंशियल। समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ सर ठीक है, तो नेक्स्ट इसको देखो सॉलिड स्फीयर के लिए हम कर सकते हैं। सॉलिड स्फीयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉलिड स्फीयर में अंदर में फील्ड 0 नहीं है, अब यहाँ पे भी फील्ड होगा, लेकिन क्या आउटसाइड पॉइंट में जो फील्ड का इक्वेशन है वो वही है जो हमारे पास शेल के लिए था? हाँ सर। है ना? तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए क्या वापस से कैलकुलेट करने का जरूरत है हमको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन? वापस से यही वैल्यू आएगा ना, हाँ सर सेम इक्वेशन ही तो होगा, यही एक्सप्रेशन तो आएगा वापस से। फील्ड वही जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल आएगा ऑन द सरफेस दैट पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये आना चाहिए। हाँ सर ठीक है, तो ये हो गया सरफेस के लिए, और ये एक्सप्रेशन वैलिड है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। तो अगर हम लोग इनसाइड पॉइंट के लिए अब लिखते हैं तो इनसाइड पॉइंट में फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, जी वेक्टर इक्वल टू मास के टर्म्स में याद है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, और डायरेक्शन है माइनस आर कैप। एक इक्वेशन बताया था डेंसिटी के टर्म में 4/3 पाई रो जी आर, और एक मास के टर्म्स में भी लिखा था। फॉर्मूला शीट बनाओ, इस समय फॉर्मूला शीट बनाओ तब जाके लिख लिख के करो तो याद रहेगा, वरना भूल जाओगे यहाँ पे। तो dv हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ जी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये होता है dv। तो अगेन यहाँ पे जी वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा, सो दिस विल बी हाँ सर जी एम बाई आर क्यूब टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इंटू डी आर। हाँ सर ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, सो जी कैपिटल एम बाई आर क्यूब इंटीग्रल ऑफ स्मॉल आर डी आर। क्या इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करेंगे इसको? नहीं सर सरफेस से नहीं करेंगे। करेंगे। तो मान लो सरफेस पे कैपिटल आर पे पोटेंशियल है वी एट कैपिटल आर, जैसे इनसाइड पॉइंट आर पे पोटेंशियल निकालना है हमको। सो यहाँ से देखो वी एट रेडियल डिस्टेंस आर, ये माइनस वी एट सरफेस आएगा, उसको मैं राइट की तरफ ले जा रहा हूँ डायरेक्टली, प्लस जी एम बाई यहाँ पर एक 2 का टर्म आएगा आर क्यूब, और ये बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा क्या? हाँ सर हाँ सर तो इसको हम लिख रहे हैं सरफेस पे हमको पता है माइनस जी एम बाई आर होता है। इस टर्म को देखो यहाँ पर ऑब्वियसली स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से स्मॉल है, तो ये नेगेटिव टर्म है, तो मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ। सो जी एम बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये माइनस जी एम बाई 2 आर हो गया, तो ये माइनस ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये बनेगा पहला टर्म को सॉल्व करके, प्लस नेक्स्ट टर्म इज जी एम स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब। देखो तो कैलकुलेशन सही है? हाँ सर। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसको याद रखेंगे? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड है ना, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए दिस टर्म, इसको हम कैसे याद रखेंगे, दिस विल बी माइनस ऑफ 3gm डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे बन रहा आर स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म यहाँ पे बन गया हमारे पास स्मॉल आर स्क्वायर बाई 3 बनेगा। हाँ सर तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, ये पूरा ग्रेविटेशन में जो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ रहे हो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और जेई का ये कहना है कि ये फॉर्मूला में मेरे को क्वेश्चन को टफ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 1 साल तक याद रह जाए वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली डेटा पुट करने का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बिल्कुल याद होना चाहिए। समझ में आया तक? तो देखो पोटेंशियल एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हम लोगों ने 0 कंसीडर किया यहाँ पे, ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है। ठीक है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना आया हमारे पास, माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, मैं इसको पोटेंशियल एट द सरफेस वी एस बोल देता हूँ। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर कितना आया, स्मॉल आर इक्वल टू 0, इनसाइड पॉइंट के लिए ये वाला एक्सप्रेशन में जाएंगे तो स्मॉल आर को 0 पुट करेंगे, तो क्या माइनस ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ जी एम बाई आर आएगा। हाँ सर सो दिस इज 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, हाँ। है ना। तो अंदर पोटेंशियल वैरी हो रहा है यहाँ पे, तो देखो बाहर में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस जी एम बाई स्मॉल आर हो गया, और अंदर किसी पॉइंट पे क्या एक पैराबोला का इक्वेशन है हाँ सर ना। पैराबोला ये बताओ कैसा पैराबोला है, अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग? डाउनवर्ड ओपनिंग। क्यों डाउनवर्ड ओपनिंग है? सर नेगेटिव है, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, ध्यान से देखो। हाँ सर अपवर्ड ओपनिंग होगा। बाहर भी एक माइनस है। बाहर भी एक माइनस है, समझ में आ रही थी, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक है,
तो यहाँ पे सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट पोटेंशियल इज -3/2 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, और सरफेस पे पोटेंशियल हम लिख रहे हैं कुछ Vs या -Vs, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसको वैल्यू लिख देता हूँ मैं, माइनस ऑफ Gm/r, -1.5 टाइम्स ऑफ Gm/r। ठीक है, तो यहाँ तक जो ग्राफ बनेगा, मतलब इनसाइड पॉइंट्स पे जो ग्राफ बनेगा, क्या ये एक पैराबोला बनेगा, हाँ सर। है ना, और इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या r = 0 है, ये समझ में आ रहा है, पैराबोला का वर्टेक्स r = 0 है, हाँ दिस इज अ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट स्मॉल r = 0। इसके बाद क्या हो रहा है, 1/r का ग्राफ बन रहा है, तो 1/r का ग्राफ मतलब क्या, एक हाइपरबोला का पोर्शन है वो, इस तरीके से। समझ में आया क्या ये? ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल तो हो गया 0 जो इन्फिनिटी पे है, लेकिन मिनिमम पोटेंशियल सेंटर पे आएगा, मिनिमम पोटेंशियल इज एट द सेंटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक करते हैं, ये सब चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करो जो आज हम लोगों ने किया, इंटीग्रेशन वगैरह कैसे लिमिट्स ले रहे हैं, खुद से एक बार करो, कॉपी में देख देख के नहीं, खुद से सोचो, खुद से करके एक बार ट्राई करो, फंसेगा अगर तब